16 में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप बागले, संदीप जैन, क्रिस सुब्रमण्यम, रजत बॉस और साथ ही मेहरबून ईरानी, दमदार पैनल है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज आने वाले नतीजों पर किस तरह का एक्शन हो सकता है। फेडरल बैंक आज नतीजे पेश करने वाला है। रजत, चार्ट देखकर बताएं, नतीजों से पहले खरीदे या बेचे? विच कंपनी? फेडरल बैंक। अनिल जी, इसमें ऑलरेडी अप ट्रेंड चल रहा है और इस अप ट्रेंड में ये जहां तक पहुंचा है, ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन कोई कारण से ये 75 के नीचे जाए तो ही आप सोचिए कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आए। नहीं तो मैं तो कहूंगा कि आप इसमें जब इट्स एन अप ट्रेंडिंग स्टॉक, इसमें आप बाई स्ट्रेंथ भी कर सकते हैं, लेकिन 75 के नीचे स्टॉप लगा के करिए और पिछली पोजीशन कुछ है तो उसमें बने रहिए, वही बेहतर होगा। क्योंकि मिड दिसंबर से जो ट्रेंड चल रहा है वो अभी भी चल रहा है और अच्छी बड़े मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करके ऊपर चल रहा है और 5 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट मान के ये ऊपर लेके जा रहा है। तो दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक टू बाई। बेहतरीन स्टॉक है, आज नतीजे पेश करने वाला है। नतीजे के लिहाज से आज तमाम बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स पर नजर रखी, क्योंकि एक्सिस यस तो सबको पता है, फेडरल भी आ रहा है, इसके अलावा उज्जीवन है, लक्ष्मी विलास बैंक। तो 5 ऐसी कंपनियां हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की जो आज नतीजे पेश करने वाली। इसके अलावा भी एक दो इंटरेस्टिंग है। माइंड ट्री एफएनओ का स्टॉक है जो आज नतीजे देने वाला है, उस पर भी हम थोड़ी देर में बातचीत करेंगे कि वहां पर किस तरह का क्या एक्शन हो सकता है, ये देखना होगा। छोटे शेयरों में अलेम्बिक लिमिटेड, डीबी कॉप, मान्ना रिटेल, जीएन एक्सेल जो हाल ही की लिस्टिंग है, ये नतीजे देने वाले। अच्छा, रुपया कमजोर खुला है, 13 पैसे नीचे है, 68.20, 68 रुपए 20 पैसे का लेवल। करेंसी मार्केट में कमजोरी होनी थी। 1% डॉलर इंडेक्स जो मजबूत होकर आया तो उसका असर, हालांकि कल हम 13 पैसे कमजोर हुए थे, 13 और आज भी 13 26 पैसे, 2 दिन में 26 पैसे तो निकल गए। देखते हैं थोड़ी रिकवरी होती है या फिर 68-20 पर ही हम जाकर अटके हुए रहते हैं या थोड़ा और कमजोर होते हैं। तो ये है करेंसी मार्केट का रुझान आपके लिए इस वक्त। चलिए, जो हम बात कर रहे थे कि कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन होने वाला है, उसमें है एक टाटा कम्युनिकेशन। क्रिस सर, जरा इस पर राय दीजिए। 778 का टारगेट दिया है मोतीलाल ओसवाल ने इस स्टॉक पर, लगभग 100 रुपए ऊपर। यहां से खरीदना चाहिए क्या? अनिल जी, आई थिंक ये मेरा भी पेरिनियल फेवरेट रही है और आई थिंक जैसे लास्ट हफ्ते भर में भी एक बार बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर एक बाइंग हुई है और वापस एक कंसोलिडेशन देखने को मिले। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम का सिलसिला जारी है। तो आई थिंक डेफिनेटली स्कोप पॉसिबिलिटी हाई है कि ये वो टारगेट जो उन्होंने दिया है 778 का, आई थिंक पहुंचने की पूरी संभावना है। थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आई थिंक नियर टर्म सपोर्ट अगर आप देखें तो 662 के आसपास है, तो शायद वहीं पर स्टॉप लगा के शायद यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। बेहतरीन स्टॉक है, आई थिंक अप ट्रेंड में रहने की पूरी संभावना है। माइंड ट्री की बात इनफैक्ट अनिल ने की, ये तीसरी तिमाही रहेगी और याद रखिए दूसरी तिमाही में भी प्रदर्शन कुछ खास नहीं था। संदीप बागले, क्या रणनीति होगी इस बार? हम उम्मीद तो कर रहे हैं कि मुनाफा करीब 12% बढ़ेगा, लेकिन डॉलर रेवेन्यू फ्लैट रहेगा। एक्शनेबल ट्रेड लिया जाए? हर्षदा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे माइंड ट्री आकर रुका है जो कि 480 है और कल वहां से अच्छी खासी बाउंस बैक हमको देखने को मिली। तो मुझे लगता है 510-515 तक ट्रेडिंग अपसाइड होगा, शायद 530 तक भी जा सकता है। तो मेरा व्यू पॉजिटिव होगा। वॉल्यूम्स इतने नहीं है, वो इतनी अच्छी बात नहीं है। अगर इंट्राडे वॉल्यूम्स आते हैं तो एक 7-8 रुपए का स्टॉप लॉस और एक 20-25 रुपए का टारगेट उस लिहाज से ट्रेड लिया जा सकता है। माइंड में दिक्कत है, एफएनओ में होने के बावजूद वॉल्यूम थोड़े कम रहते हैं, लेकिन हम आप बोलेंगे तो वॉल्यूम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा सर। तो देखिए, आज नतीजे का दिन है, तो नतीजे के दिन वैसे भी ट्रेडर्स थोड़े से एक्शन में तो रहते ही हैं, तो वॉल्यूम हो सकता है। एक और स्टॉक जिसका मैं खबर पड़ता, सुप्रीम इंफ्रा, कल ये आखिरी आधे पौन घंटे में काफी तेजी से भागा था और 4,500 करोड़ के डेट रिकास्ट के लिए यहाँ पर कुछ खबर आई कि S4A के तहत यहाँ पर डेट रिकास्ट किया जाएगा। इस स्टॉक पर भी नजर डालिए, सुप्रीम इंफ्रा पर, और इसके चार्जेस अगले साथ देखकर बताएं क्या यहाँ पर कोई मौका बनता है तेजी या मंदी करने का, क्योंकि ये एक एक करके जो कर्ज वाली कंपनियां हैं, उत्तम गालवा की खबर आई है, मोनेट इस्पात की आई है, जिन जिन के कर्ज रिस्ट्रक्चर हो रहे हैं, ये शेयर काफी तेज दौड़ लगा रहे हैं। अनिल जी, इसका वीकली चार्ट बहुत अच्छा है। आई थिंक मैंने 2 दिन पहले मेरे रडार पे आया था, मैंने कवर भी किया था। 128 to 130 का टारगेट है। अभी 111-12 में मैंने कवर किया था, अभी कुछ 114 है।
104 के नीचे, मतलब एक 8-10 रुपए का रिस्क होगा, अपसाइड 20-25 रुपए का टारगेट होगा, और ये 1-2 हफ्ते का व्यू है। हफ्ते 2 हफ्ते के लिए खरीदारी की जा सकती है सुप्रीम पर। चलिए देखते हैं आज इस बीच अनिल फटाफट देख भी लेते हैं कि आज सुबह सवेरे स्टॉक 2020 में हमारे कैप्टन्स ने क्या टीम तैयार की, कौन कौन से शेयर उस टीम का हिस्सा बने हैं, उसका एक रिकैप आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पूरी टीम पे नजर डाली है। यहाँ पे 4 स्टॉक मैंने शॉर्ट के दिए जहां हमें लगता है कमजोरी हो सकती है। इंडियन ऑयल में कुछ टैक्सेस इश्यू आ रहे हैं जिसकी वजह से बेच के चलिए। वहीं इन्फोसिस टेक महिंद्रा बेचिए क्योंकि ट्रंप का इनॉग्रेशन होने वाला है। यस बैंक प्रॉफिट बुकिंग होगी रिजल्ट के बाद, वहां पे कमजोरी। मन्नापुरम में HNI चेक इन कर रहे हैं, उसका एक बड़ा फायदा। श्रीराम EPC प्रेफरेंशियल बेसिस पे शेयर अलॉट कर रहा, तो उसकी वजह से खरीदारी करके चलिए। पायनियर एम्ब्रॉयडरीज में खरीदारी करिए क्योंकि प्री बजट रैली इसमें भी पड़ने वाली है क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार टेक्सटाइल को मजबूती दी जा रही है। मोनेट इस्पात बिकने वाला है, JSW ग्रुप इसको खरीद रहा है, इसकी एनर्जी यूनिट को, तो वहां पे तेजी। और बलरामपुर चीनी खरीदिए क्योंकि चीनी कंपनियों का उत्पादन जो इस शुगर सीजन में है अब तक का 5.5% कम हुआ है क्योंकि केन क्राइसिस है, गन्ना नहीं मिल रहा है, तो तेजी वहां पे बनेगी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस है। 10 के 10 बल्लेबाज होंगे, यानी कि खरीदारी करने के मौके। वीजा स्टील, हमें लगता है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टील कंपनीज आज फोकस में रहेंगी। राणा शुगर, जिसे नीरज हाईलाइट कर रहे थे, चीनी कंपनीज, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से हमें ये स्टॉक ज्यादा पसंद आता है। जुबिलेंट फूड्स, आपको याद होगा कल बहुत स्मार्ट मूव आया था लंबे अरसे बाद, और शायद उसमें एक आज फॉलोअप देखने को मिले। मालू पेपर मिल्स, जिस तरह से इंटरनेशनल पेपर्स के बेहद स्ट्रांग नंबर्स हैं, ये पूरा पॉकेट आज शायद हरकत में रहे, इसीलिए मालू पेपर मिल्स में ट्रेडिंग बेट। टाटा कम्युनिकेशन, मोतीलाल ओसवाल की बड़ी एग्रेसिव और बड़ी इंकरेजिंग रिपोर्ट है इस स्टॉक को लेकर, शायद उस रिपोर्ट के चलते आज ये स्टॉक हरकत दिखाता हुआ नजर आए। उत्तम गालवा, खबरों की वजह से रिस्ट्रक्चरिंग रीजिक जो हो रहा है उसके चलते ये स्टॉक में शायद आज बाइंग देखने को मिले। आइनॉक्स विंड, क्योंकि रिन्यूएबल एसेट स्पेस को लेकर तमाम खबरें आती हुई, स्टॉक की भी बहुत तगड़ी पिटाई हुई है। हालांकि चार्ट्स पे से कोई सिग्नल नहीं है, बहुत तगड़ा प्रेशर है, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है यहां पे बाइंग इमर्ज शायद होती हुई नजर आए। आइनॉक्स लेजर, ये मल्टीप्लेक्स स्पेस कल की PVR डील के बाद आज फोकस में रहेगी, और कंपैरिजन वाइज अब ज्यादा अट्रैक्टिवली प्लेस, ज्यादा अट्रैक्टिवली वैल्यूड ये आइनॉक्स लेजर नजर आता है। फ्रीड के तौर पर गुजरात फ्लूरो, क्योंकि होल्डिंग कंपनी है बेसिकली, एसेट्स की वैल्यू इवेंचुअली इंप्रूव होती हुई आपको नजर आएगी। स्टॉक बहुत तगड़ी पिटाई के बाद अब शायद फॉलो अप बाइंग दिखाए। ओरिएंट ग्रीन पावर, IL&FS के साथ एक मर्जर हो रहा है, रिवर्स मर्जर के थ्रू IL&FS अपने एसेट्स लिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। रेडा पर रखें ओरिएंट ग्रीन पावर को, जो 10 रुपए के आसपास का स्टॉक है। तो आपने देखी बल्लेबाजों से भरी हुई टीम हमारे दोनों ही कैप्टन्स की, लेकिन देख लेते हैं आपके लिए फंडामेंटली बेहतरीन शेयरों में कहां निवेश के मौके। मेहरबून ईरानी हमारे साथ हैं। सर बताइए कौन से शेयर हैं आपकी लिस्ट में? आई थिंक ओवरऑल स्पेस में आई थिंक बजट में भी एनकरेजमेंट मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल स्पेस में एक ऑप्टिक फाइबर केबल सेक्टर बहुत ही पसंद है, और उसमें स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, इसके नंबर्स कल आए थे। ऑर्डर बुक 2700 करोड़ के आसपास है आज के तारीख पे। आई पर्सनली फील 4G सेक्टर में जो हो रहा है एंड 5G ट्रेल्स जो होने वाला है, उस ट्रायल्स जो होने वाला है, उसमें आई थिंक दिस कंपनी शुड स्टैंड अप एज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। ऑप्टिक फाइबर केबल में ऑप्टिक फाइबर वो खुद बना रहा है और अकेला कंपनी इंडिया में है। ऑप्टिक फाइबर प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में पिछले 2-3 महीने में 20-25% बढ़ चुके हैं। स्टरलाइट अर्न्स nearly 30-35% of its revenues from the international operations. नंबर 2, कैपेसिटी बढ़ाई है, ऑप्टिक फाइबर के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, एंड आई फील द डिमांड फॉर द सेक्टर ऑप्टिक फाइबर एंड ऑप्टिक फाइबर केबल शुड ओनली ग्रो फ्रॉम ईयर। So I personally feel order book should improve sharply next year. Earnings should improve sharply. Margin should improve. A company capacity is already expanded. Plus they're going to go into further expansion. जिसमें 200 करोड़ लगाने वाले हैं. I think the stock at 102, 103, 110, 115, 120, whatever price you buy, I personally feel अगले एक साल में the stock should at least give a 40% appreciation, if not more. And clear disclosure, personal holding, clients के holding, no irada of selling this share. In fact, if a new client comes, we are going to buy more into the stock. A clear disclosure. क्या बात है, गजब का कॉन्फिडेंस है, सुन के मजा आ गया। 40% एक साल में, यानी 150 तो हो ही जाएगा आराम से। होना चाहिए सर, कंजर्वेटिवली। तो ये डिजिटल इंडिया, ऑप्टिक फाइबर, ये सबका फायदा मिलेगा। और बाकी दूसरी बताइए फिर सर। सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये मेरी जरूरत नहीं है कहने की कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रूरल इनकम, फार्म इनकम, ऑल दिस थिंग्स पे गवर्नमेंट ट्रस्ट इज गोइंग टू हैपन, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे कंपनीज आते हैं। प्रॉब्लम है अनिल जी की, लॉट ऑफ दिस कंपनीज आर प्रॉब्लम्स इन द बैलेंस शीट, लेकिन एक कंपनी हमें पसंद है, वो है IRB इंफ्रा। I think company is making conscious
efforts to bring down its debt in the books, and that is the only hurdle with this company has. I think Davos में कल Mr. Nitin Gadkari ने कहा कि they are going to set up 13-14 more expressway projects. I think all said and done, this is a company which should be the front runner as far as infrastructure and infrastructure projects goes. ये दाम में valuation was attractive लगता है. If this company works on the debt, which I believe they are working on, I think the stock, just because of that one factor, should possibly get an upgrade, and possibly a 20-30% appreciation can happen, maybe in a very short period, but certainly in 2017. That is the second stock we like. और third stock, मैं आपके चैनल पे कभी भी आता हूँ कहते रहा हूँ कि मुझे चीनी में बहुत 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 तेजी दिखती है. I think कहना ठीक है कि काफी सारे चीनी स्टॉक्स बढ़ चुके हैं, but I personally believe that October crushing season जब शुरू होगा, India should have only opening stock of 2 months of consumption, assuming consumption doesn't go up. And कहीं पे एक पोजीशन आ सकती है, गॉड फॉरबिड, कि इंडिया को इंपोर्ट करना पड़े चीनी. आई बिलीव चीनी में जो तेजी चालू है, आई थिंक द अपट्रेंड विल कंटिन्यू, एंड यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन सम ऑफ द कंपनीज स्पेशली बेस्ड इन उत्तर प्रदेश. जो कंपनी हमें पसंद है, जिसकी बैलेंस शीट भी अच्छी है, आई थिंक इस दालमिया भारत शुगर, जो करीबन 165, 170, 175 के आसपास है. हमें लगता है ये स्टॉक शुड बी 200-250 रुपी स्टॉक विद इन नो टाइम. So I would say चीनी में तेजी should continue at least till September quarter. This is my gut feeling as of now. And being a commodity, definitely, my view can change one fine day. But as of now, I think तेजी जो शुरू हुई है should continue. And I would prefer the 2 top companies, Dalmia Bharat Sugar and second is Balrampur Chini. तो ये कुछ आइडियाज मेहरबून के आपको फटाफट रिकैप दे दूं. स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज काफी बुलिश है, एटलीस्ट 40% के रिटर्न्स इस लेवल से मिलते हुए दिखाई देने की उम्मीद. दालमिया शुगर और IRB इंफ्रा स्पेस में ये इनके पिक्स है. एक स्टॉक जो मुझे याद है संदीप जैन के रेडार पर था, वो है सिंटेक्स, और इस पर मैं क्रिस आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके तेजी की पोजीशंस आ रही हैं. क्या आपके रेडार पर है ये? कितना एक्शन बिल्टअप हुआ है पिछले कुछ दिनों में? क्या सलाह होगी स्टॉक पे? सवाल आपसे है सिंटेक्स. आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन अगर वागले साहब आप भी इसके चार्ट पढ़कर देख सके कि यहां से आगे क्या लेवल आएंगे. हर्षद, एक 91-92 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां पर अगर वो उसको पार कर लेता है तो ये स्टॉक फिर 110 तक वन वे जा सकता है. फिलहाल मैं वहां पर वॉच करने की सलाह दूंगा. पैटर्न तो पॉजिटिव है, पैटर्न पॉजिटिव है, ये तो साफ दिख रहा है. चलिए आज एक और स्टॉक उज्जीवन, जिसके नतीजे आने वाले हैं, लक्ष्मी विलास बैंक, फेडरल बैंक, ये 3 छोटे नतीजे. जैन साहब, संदीप जी, कुछ पसंद है आपको NBFC में, या फिर इन नतीजों से पहले उज्जीवन वगैरह खरीदना चाहे आप? हाँ बिल्कुल, शायद मैं पिछले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया था, सवाल मेरे से था, मैं देखा वागले जी से था. सिंटेक्स का भी मैं जवाब दूंगा थोड़ा सा, आई विल टेक द लिबर्टी. सिंटेक्स प्री बजट रैली के हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा है, और जिस तरीके से सेबी के पास इन्होंने फाइल कर रखा है डीमर्जर का, उसके बाद इस कंपनी में जो खराब सेगमेंट है वो अलग हो जाएगा, जो टेक्सटाइल है, और जो अच्छे फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट्स है कंजम्पशन रिलेटेड या स्वच्छ भारत अभियान, जिनका सरकार का बहुत बड़ा जो इनिशिएटिव्स का बेनिफिट मिलने वाला है, वो सेगमेंट अलग होगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा लगती नहीं है. अब दूसरी बात रही जो आज फाइनेंशियल सेक्टर में जो BFSI सेगमेंट में जो रिजल्ट्स की बात है, उज्जीवन है, तो सर्टेनली उज्जीवन एक अच्छी कंपनी है. इनफैक्ट माइक्रो फाइनेंस में देखा जाए तो अगर अक्रॉस इंडिया अगर किसी का नेटवर्क सबसे अच्छा माना जाए तो उज्जीवन उनमें से एक होगी, और सर्टेनली बेहतरीन परफॉर्मेंस है कंपनी का पास में भी और आगे भी आने वाला ही लगता है. डिमोनेटाइजेशन की वजह से इंपैक्ट जरूर पड़ा था माइक्रो फाइनेंस कंपनीज पे, बट अब हालात बहुत सुधर गए हैं और अब आने वाले कुछ महीनों में इनफैक्ट और बेटर ही होंगे, क्योंकि अब इनको बेनिफिट मिलने वाला है कि इतने दिन कैश का कलेक्शन होता था, अब कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन पे जो सरकार का फोकस है, तो इनका जो कलेक्शन है वो स्ट्रांगर होगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि, और प्लस इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स दूसरे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज या दूसरे कुछ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फाइनेंसिंग होती है उनसे कम होता है, तो सर्टेनली और बेनिफिट मिलेगा. तो आई फील ये है. बट एक छोटी कंपनी मैंने हमेशा इस सेक्टर की एक बताई है जो कि मुथूट कैपिटल है.
जो कि वो नीला और लाल वाला मैं हमेशा कंपैरिजन देता हूं, वो भी एक माइक्रो फाइनेंस का, उसका भी बहुत बड़ा सेगमेंट है, करीब 1500 करोड़ की बुक है, बट जनरली गोल्ड लोन्स के साथ अपन रिलेट करते हैं और उसकी बात ज्यादा की नहीं जाती है। तो वहां माइक्रो फाइनेंस का एक बहुत बड़ा हिडन वैल्यू है, तो मुझे ऐसा लगता है उस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। ओके, एक ये है आपके लिए रुझान, बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। आप देखिए सेंसेक्स 4 अंक नीचे, निफ्टी 1 अंक ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। कोई खास बड़ी मंदी वाला माहौल हो वैसा नहीं दिख रहा, बड़ी तेजी वाला माहौल वैसा नहीं दिख रहा। बैंक निफ्टी भी एकदम 1 पॉइंट ऊपर। तो जो एक्शन होगा खुलने के बाद ही होगा। खुलने के बाद का एक्शन बताने के लिए वागले साहब तो हमारे साथ तैयार। वागले साहब, एक और स्टॉक में देख रहा था सुप्रीम इंफ्रा, जो एनएससी पर तो दिख रहा है 1% ऊपर, बीएससी पर दिख रहा है 20% ऊपर। तो अब ये भी देखेंगे कि कौन सा लेवल सही नजर आता है जिसकी आप बात कर रहे थे, 4 स्तर मजबूती वाला मामला। एनीवे, खबरों के दम पर काफी स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रहेंगे आज शुरुआती कारोबार में। सास्केन कम्युनिकेशन कमजोर नतीजे के बाद 6% टूटने की तैयारी में। केपीआईटी टेक, ये भी बाजार बंद होने के बाद कल नतीजे पेश किए, 4% नीचे दिख रहा है मुझे शुरुआती कारोबार में। प्री ओपनिंग सेशन में यहां पर भी मार पड़ती हुई दिखेगी। मजबूत खुलेगा उत्तम गालवा 11% ऊपर। एमईपी इंफ्रा, रोड के कारोबार, रोड प्रोजेक्ट्स और हाईवे के कारोबार में 11% मजबूत। मोनेट इस्पात में 9% की तेजी बनती हुई दिख रही है। इंटरनेशनल पेपर, ये स्टॉक तेजी के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है, 5% ऊपर खुलेगा अच्छे नतीजे के दम पर। ओरिएंट ग्रीन पावर के लिए भी कुछ अच्छी खबरें यहां तेजी बनती हुई दिख रही है। एग्रोटेक और हैटसन एग्रो, ये 2 स्टॉक है जो 2.5 से 3% मजबूत खुलने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। केडिला हेल्थ के लिए बाय रिपोर्ट आई है मॉर्गन की तरफ से, यहां तेजी की तैयारी। आइए पहली टिक आपके सामने, सेंसेक्स और निफ्टी पर हरे निशान के साथ शुरुआत हुई है, 18 पॉइंट ऊपर, लेकिन अब 4 अंक नीचे है। सेंसेक्स शांत शुरुआत करना ठीक होगा। सेंसेक्स और निफ्टी में कोई डायरेक्शन नहीं, 5 पॉइंट ऊपर या नीचे की रेंज में कारोबार होता हुआ दिखा है। भेल है टॉप गेनर, 1% ऊपर हो भी क्यों ना। हमारे 2 एक्सपर्ट्स ने रिकमेंड किया है, क्रिस ने कहा है भेल खरीदिए, रजत ने कहा है भेल खरीदिए, और लोग खरीद रहे हैं। चलिए, भेल के अलावा डॉक्टर रेड्डीज 0.5% ऊपर है, औरोबिंदो अंबुजा में आधा 0.5% की मजबूती। तो फिर कमजोर क्या है? आइडिया 0.5% नीचे, गेल आईटीसी जैसे दिग्गज थोड़े थोड़े कमजोर होते हुए दिख रहे हैं आज शुरुआती कारोबार में। आइए वायदा कारोबार के स्टॉक्स बता दूं। केपीआईटी टेक खराब नतीजे के बाद 4% टूटता हुआ, ये नुकसान में 1% नीचे खुला है। पेज इंडस्ट्रीज, पीसी ज्वेलर्स में भी 1% का नुकसान। आइडिया, टोरेंट पावर ये आधा से 0.5% नीचे खुलते हुए दिख रहे हैं। तो मजबूत क्या है? सिंटेक्स 2.5% ऊपर है। जेपीएसयू से 1.5% ऊपर। एचपी यहां पर 1.5% की मजबूती, हाँ ये तो हम बात करना भूल गए। एचपीवीआईओसी क्रूड 2.5 से 3% टूटा है कल के सेशन में, और उसका फायदा इन तमाम कंपनियों को मिलता हुआ दिख रहा है। मोतीलाल की रिपोर्ट के बाद टाटा कम्युनिकेशन 1% ऊपर, लेकिन हर्षदा सेंसेक्स 30 अंक नीचे और निफ्टी 5 पॉइंट नीचे, और बैंक निफ्टी में भी 30 अंकों का नुकसान। और मिड कैप इंडेक्स भी हल्की गिरावट के साथ ही कारोबार शुरू करा है। लेकिन अनिल, 2 स्टॉक जिसमें हम देख रहे हैं काफी तेजी है, वो है मोनेट इस्पात और उत्तम गालवा। वो एसडीआर की खबर पर मोनेट में शायद जेएसडब्ल्यू ग्रुप या फिर ब्लैकस्टोन हिस्सेदारी लेगा, तो स्टॉक देखिए क्या छलांग लगा रहा है, 10.5% का उछाल इसमें आता हुआ दिखाई दिया। उत्तम गालवा में एऑन कैपिटल करीब 500 से 1000 करोड़ का निवेश डालेगा। वो ये एक एसेट डिस्ट्रेस कंपनी है, ये डिस्ट्रेस्ड एसेट्स ही लार्जली खरीदती है, और 8% की तेजी इसमें बनती हुई दिखाई दी है। हम बात कर रहे थे ओरिएंट ग्रीन पावर की भी, जो जिसका विंड पावर बिजनेस आईएलएफएस मर्ज कर सकता है और वो रिवर्स मर्जर की कोशिश होगी। तो ओरिएंट ग्रीन पावर में काफी दिनों बाद इस तरह का वॉल्यूम देखने को मिला है और 6% ऊपर खुला है ये काउंटर आज। एग्रोटेक के नंबर्स के बाद, और एग्रोटेक फूड्स में आपको बता दूं एक्ट2 पॉपकॉर्न, ये वो उनका मेजर प्रोडक्ट है। 4% की तेजी, लेकिन वॉल्यूम्स बहुत कम है इस काउंटर में। साथ ही साथ सिंटेक्स, जैसे अनिल ने भी मेंशन किया, यहां पर काफी मजबूत शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। मेहरबून के रेडार पर आईआरबी इंफ्रा है, यहां पर 1% की तेजी, लेकिन आप देखिए एमबीएल इंफ्रा, सुप्रीम इंफ्रा, ये दूसरे काउंटर्स हैं। एमईपी इंफ्रा जिसमें अच्छी खरीदारी सुबह सवेरे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर तेजी का ट्रैक्शन जरूर आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन नतीजों से निराश केपीआईटी सास्किन की हो रही है धुलाई। उज्जीवन की कुछ कमजोर शुरुआत होती हुई दिखाई दी है। और फर्टिलाइजर कंपनियों में आपको याद होगा बीते 2-3 हफ्तों में चंबल फर्टिलाइजर, आरसीएफ जैसे काउंटर्स में काफी खरीदारी हुई है, लेकिन आज कुछ मुनाफा वसूली के साथ शुरुआत होती हुई, और चंबल स्पेशली ये करीब 0.5% नीचे खुला है। यहां पर ऊपरी लेवल से कुछ दबाव आता हुआ दिखाई दिया है। कल एक काफी एक्टिव काउंटर था महाराष्ट्र सीमलेस, ये 3% ऊपर खुला, लेकिन अब महज 1% की ही तेजी इसमें बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये इनफैक्ट कुछ एक्टिव काउंटर्स हैं जहां पर आज हमने देखा है ट्रेडर्स हरकत में दिखाई दिए। बिल्कुल। एनएचपीसी ये एक और स्टॉक है जो 6% कमजोर खुला है, आज बड़े गैप से नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। लेकिन चलिए, जहां पोजीशंस बनती हुई दिख रही है उस पर करते हैं फोकस। कौन से स्टॉक सेक्शन में? एचपीसीएल
इसका क्रिस जरा बताइए, ये खरीदना चाहिए क्या? क्योंकि स्टॉक में देखिए 1.25% के आसपास की मजबूती और खुलते ही 3.5 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं, तो यहाँ पर अच्छी तेजी की पोजीशन बनती हुई दिख रही है। एफएनओ में क्रूड के दाम 3% गिरे हैं, मुझे लगता है उसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। एचपीसीएल अच्छा बाय है इस लेवल पर? आई थिंक एक रिस्क रिवॉर्ड लिहाज से आई थिंक अच्छी बाई बन सकती है, क्योंकि ये सब स्टॉक्स में यही देख रहे थे हम, छोटी मोटी करेक्शन देख रहे हैं, उसके बाद जबरदस्त बढ़त देख रहे थे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऑलरेडी छोटी मोटी करेक्शन देख चुके हैं। कल के सेशन में, कल तक अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ये 10-15 रुपए का यहाँ पर करेक्शन देखें, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा मानना है कि शायद ये नियर टर्म जो ऑल टाइम हाई है, जो आई थिंक 500 के आसपास 498 के आसपास था, वो तोड़ने की पूरी संभावना है। तो आई थिंक यहाँ से वापस एक बढ़त 510 तक आने जाने की पूरी संभावना है। ओके, 510 तक ये जा सकता है। चार्ट्स देखिए वागले साहब, आप एचपीसीएल के आप भी बताएं अगर चार्ट्स पर खरीदारी का मौका है तो। और दूसरा तब तक मैं एनएचपीसी में बता दूं, ₹1.70 डिविडेंड था, वो डिविडेंड एक्स डिविडेंड हुआ, उसकी वजह से नीचे घबराए नहीं कि स्टॉक नीचे, जिनके पास कल था उन्हें डिविडेंड मिलेगा। हाँ वागले साहब, एचपीसीएल क्या कह रहे हैं चार्ट्स? अनिल जी, आज के लो जो कि 490 है, 490.50 वहां का स्टॉप लॉस होगा। तो ₹5 आप रिस्क ले रहे हैं और मुझे लगता है ये 508, 509, 510 तक जा सकता है। सेम टारगेट है आपके भी जो क्रिस बता रहे हैं। ओके, टाटा कम्युनिकेशन में जिस तरह का बुलिश मूव आया है मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के बाद, क्या आप इसको ट्रैक करते हैं मेहरबून? क्योंकि ये बीच में काफी बुलिश था काउंटर, फिर यहाँ पर हमने देखा एक स्टैगर्ड परफॉर्मेंस, अब फिर से तेजी में आता हुआ। वेरी पॉजिटिव। आई थिंक ये ऐसी कंपनी है जिसको अगर आप पीएनएल अकाउंट के नजरिए से देखेंगे तो आप कहेंगे थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा महंगा है। एंड आई नो लॉट ऑफ गुड पीपल, जो जानकार लोग हैं वो 550 से यही बात कहते रहे। बट इफ यू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल दिस कंपनी हैज, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कंपनी को उभर कर आएगी, आई थिंक यू नीड टू गो एंड बाय इनटू दिस स्टॉक विदाउट क्वेश्चनिंग द प्रेजेंट वैल्यूएशंस। अल्टीमेटली जो ग्रोथ होती है कंपनी की और जो सेक्टर जो इससे ग्रोथ होने वाला है वो अल्टीमेटली गेट्स डिस्काउंटेड इन द वैल्यूएशन। सो करंट अर्निंग्स के अनुसार स्टॉक महंगा जरूर लगेगा। वी आर पॉजिटिव एंड अगेन अ क्लियर डिस्क्लोजर। आपने जो स्टॉक के बारे में टाटा कंपनी में पूछा कि आर होल्डिंग इट फॉर आवर क्लाइंट्स, जीरो इंटेंशन टू सेल इट। पर्सनली ऑल्सो आई एम होल्डिंग दिस स्टॉक। बेचना ही है, ग्रोथ रहेगा ये सेक्टर। एक चीज मैं और देख रहा था टाटा कम्युनिकेशन में, ये जो आज तो सारा ये कैशलेस जो हम जा रहे हैं, वो जो मशीनें जो 45% बिजनेस इनके पास है पूरे हिंदुस्तान का, पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। चलिए, तो ये एक मजबूत स्टॉक है जहां पर तेजी बनती हुई दिख रही है आज के सेशन में। मजबूत स्टॉक है सिंटेक्स, जहां पर तेजी बनती हुई दिख, जेपी एसोसिएट, अब इसको मजबूत तो कहना पड़ेगा, 3.5% है, ऊपर तो है स्टॉक, ये भी चलता हुआ दिख रहा है। केडिला, अच्छा आपका सर टाटा एलेक्सी 1.5% ऊपर हो गया, अब आज भी पोजीशन बन रही है। क्या टारगेट है? 1570-80, क्या बताए थे? 1560 का मेरा इंट्राडे टारगेट होगा, और वैसे तो लंबा टारगेट है, बट 1560 और 70 के बीच में आना चाहिए आज और कल में। चलिए, 1542 पर आज ट्रेड करता हुआ। कैडिला हेल्थ आपने मेंशन किया अनिल, यहाँ पर इनको कीमोथेरेपी ड्रग के लिए एक अनुमति मिली है, मेरे ख्याल में यूएस एफडीए की ओर से ही वो अनुमति मिलती हुई दिखाई दी, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। ऑरबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क को भी कुछ अप्रूवल्स मिले हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिस आपकी क्या राय रहेगी? कैडिला हेल्थ थोड़ा सा ट्रैक्शन आ रहा है। अच्छा, देखिए कोई कॉल लेना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सब जहां पर इतनी शार्प गिरावट हमने 8-10 दिन पहले देखे थे, उसके बाद ऑब्वियसली एक बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, आई थिंक 350 के आसपास। तो मेरा मानना है कि, और अभी इसकी अभी जो है 360 के आसपास 200 डीएमए भी है, तो मेरा मानना है कि शायद नियर टर्म आई थिंक ये 370-75 तक जा सकता है, लेकिन बहुत ही टेंटेटिव मूव्स रहता है। शायद कोई मौका मिले तो शायद एक बार मुनाफा वसूली करके एग्जिट करने की राय है। चलिए, तो ये राह है फार्मा शेयर पर। फटाफट हमारे दोनों कैप्टन्स की टीम देखी जाए, क्योंकि प्रदर्शन धुआंधार होने की तैयारी शुरू हो चुकी है, हरे निशान में आ चुके हैं सेंसेक्स और निफ्टी, और मिड कैप शेयरों में दौड़ लगती हुई नजर आ रही। तो देख लीजिए कौन से शेयर भाग रहे हैं। मोनेट इस्पात, एग्रोटेक और पायनियर, बलरामपुर, श्रीराम एपीसी, ये तमाम शेयर हैं जो तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिख रही है। टीम किसकी, ये भी बता दीजिए भाई। आशीष की होनी चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ आशीष की टीम है। ओके, और बाकी के स्टॉक्स वो भी देख लें कि कौन से स्टॉक 2020 के सुपरस्टार्स हैं। उत्तम गालवा, विजा स्टील, मालू पेपर, ये सारे आशीष के शेयर हैं, ये तो मुझे याद है। तो आशीष ने ये सारे शेयर आज अपनी टीम में शामिल किए, तो आशीष के तो रिटर्न्स आज दमदार आने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत ही बेहतरीन। नीरज की टीम के स्टार परफॉर्मर भी देखे जाएं, थोड़ी देर में आएंगे आपके सामने, फिर हम बताएंगे आपको। लेकिन इससे पहले एक स्टॉक फिर से बात करने का मन हो रहा है, सिंटेक्स।
90 के पार निकला है, दिन के हाई पर जा रहा है। ये स्टॉक मुझे एक रिपोर्ट में देख रहा था, आईडीएफसी के 111 रुपए का इसका टारगेट है। और फंडामेंटल पर भी अगर एक राय आप जैसे, क्योंकि संदीप जैन साहब तो बुलिश ही है, एक्चुअली जो डीमर्जर, कल डीमर्जर इसका अप्रूव हो गया है, ये तो जो एक तो वो फैब्रिक वाला बिजनेस है उसे अलग कर देंगे, उसमें किसी का इंटरेस्ट है नहीं। जो मोल्डिंग वाला बिजनेस है, जो हर घर के ऊपर सिंटेक्स की टंकी दिखती है ना, उसमें लोगों का इंटरेस्ट है, उसके वैल्यूएशन बहुत सस्ते। तो वो ये वैल्यू अनलॉकिंग वाला मामला है। आईडीएफसी की रिपोर्ट में पड़ा था 111 का टारगेट आईडीएफसी ने दिया है, 110 तक तो पहुंच सकता है बजट के पहले। और वो स्वच्छ भारत, सैनिटेशन, ये वो सब में इस कंपनी को फायदा होने वाला है। वागले साहब चार्ट्स बहुत गौर से देख रहे हैं, लगता है कुछ दिख रहा है। अनिल जी, मैंने कहा था, आई थिंक हर्षदा ने सब सवाल पूछा था, मैंने कहा था 92 के ऊपर चला जाए, वो मैं मेंटेन करता हूं। अभी 91 है, 91.50 टू बी प्रिसाइज, मैं 50 पैसे का फिल्टर रखता हूं। उसके ऊपर ट्रेड होगा, 3 रुपए का रिस्क लीजिए, 10-12 रुपए अपसाइड, 1 या 2 दिन में वो आप जो लेवल देते हो ना, उस लेवल के ऊपर या नीचे जाता है स्टॉक आपका, फिर कल वापस रिकमेंडेशन आएगा इसमें सिंटेक्स में तेजी का। हाँ, लेकिन मैं 92 के ऊपर ही, अभी 91 चल रहा है। हाँ, आप ट्रैक करते हैं मेहरबान इस स्टॉक को? नहीं। ये बताएं संदीप, क्या 110-115 के टारगेट आ सकते हैं सिंटेक्स में, जो आईडीएफसी की रिपोर्ट भी कह रही है कि भाई डीमर्जर के बाद खासतौर से ये मोल्डिंग बिजनेस है, इसमें बड़े लोगों का इंटरेस्ट है। 2 अलग अलग कंपनियां लिस्ट हो जाएगी, फैब्रिक वाली अलग हो जाएगी, ये मोल्डिंग वाली अलग हो जाएगी, और उसमें लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है। और अभी वैल्यूएशन दोनों को साथ में होने की वजह से मिल नहीं रहे, फिर वैल्यूएशन ज्यादा बेहतर होंगे। तो क्या वो टारगेट्स आपको दिखते हैं? नहीं, बिल्कुल दिखते हैं मुझे। देखिए, बेहतरीन ब्रांड इमेज है, एक बेहतरीन बिजनेस था, बट प्योरली बैलेंस शीट खराब हो गई थी, कुछ तो टेक्सटाइल बिजनेस के डेट्स की वजह से। और अब जो ये प्रीफैब बिजनेस और ये टंकी, तो इनफैक्ट जग जाहिर नाम है, सिनोनिमस है। और जिस तरीके से इस सेगमेंट में, डीमर्जर के बाद इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत बड़ा इंटरेस्ट रहेगा, तो मैंने पहले भी बोला है, और मुझे ऐसा लगता है कि 115-20 का टारगेट इजीली अचीव करेगा। प्री बजट रैली भी देगा, और हो सकता है कि पोस्ट बजट भी ये रैली दे जाए। ऑप्टिमिज्म तो यहाँ पर काफी है, शेयर को लेकर काफी बढ़िया टारगेट्स कई लोगों की ओर से आते हुए 100 के पार निकलेगा, ये तो डेफिनेट हो चुका है। बजट का पूरा रन इसमें भी दिखाई देगा। लेकिन 2 शेयर जिस पर हम सुबह से बात करें, उत्तम गालवा और मोनेट इस्पात, जो डेवलपमेंट्स है उस पर अब रिटेल निवेशकों को क्या करना चाहिए? क्योंकि जब भी स्टील कंपनियों में कोई भी खबर आई हो, क्योंकि ये सस्ते शेयर है, यहाँ पर सबसे पहले लोगों की पोजीशन आ जाती है। लेकिन एसडीआर के तहत अब नए प्रमोटर्स आएंगे, जेएसडब्ल्यू स्टील शायद मोनेट इस्पात को खरीद सकता है, ब्लैकस्टोन का नाम भी सामने आ रहा है, उत्तम गालवा में एओन कैपिटल सामने निकल कर आएगा। मेहरबून, क्या एक बढ़िया मौका है रिटेल को यहाँ से अब एग्जिट कर लेने का? आई थिंक आपका क्वेश्चन काफी वैलिड है। नॉर्मली व्हाट यू सेड आल्सो आई एग्री विद यू कि एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, अनलेस द सेक्टर ऑन द होल सीज अ मेजर कंसोलिडेशन व्हिच इज बियॉन्ड दिस कंपनीज। सो आई वुड से कि इतनी दुख हुई है लो इन्वेस्टर्स को ये दोनों स्टॉक में, इतने दुख देखे, इतने पैसे घुमाए हैं, काफी सारे इन्वेस्टर्स ऊपर में लिए थे। आई थिंक दे कैन डेफिनेटली यूज, जो मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता फंडामेंटली, बट स्टॉप लॉस के कल के लेवल के आसपास और बढ़ते देने लगे, स्टॉप लॉस बढ़ाते जाना चाहिए। बिकॉज इफ देयर इज सम मोर अपसाइड, व्हाई लूज आउट ऑन इट, स्पेशली आफ्टर लूजिंग सो मच ऑफ मनी। जो रिकवर कर सकते हो करो। सो आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स शुड बी यूजिंग दैट्स टू एग्जिट, कीपिंग अ हायर स्टॉप लॉस एवरी पासिंग, द होपिंग दैट द स्टॉक मूव्स अप फॉर द नेक्स्ट वीक। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करने में गलत किया है। मैं खुद भी टेक्निकल से ही फॉलो कर, मुझे चार्ट नहीं आता पढ़ना, चार्ट मुझे भी पढ़ना नहीं आता, लेकिन यहाँ ज्ञान लेने में क्या हर्ज है? अगर हमें वागले साहब से मिल जाए तो भी दिक्कत क्या है? स्टॉप लॉस बड़ा काम आता है एक्चुअली। वागले साहब, आपका चार्ट पे कोई स्टॉक आया, आप बता, इशारा कर रहे हैं। जुबिलेंट फूड हम लोग मॉर्निंग में बात कर रहे थे, कुछ न्यूज नेगेटिव आई है, लेकिन न्यूज कुछ नहीं है, सिटी की रिपोर्ट। हाँ, सिटी की रिपोर्ट है, सॉरी। तो लेकिन कल के हाई को क्रॉस किया है, तो मेरा व्यू बरकरार है। आई थिंक तेजी के लिए तैयार हो रहा है। तेजी के लिए जब हाई क्रॉस होता है तो एक 2% की अपसाइड मूव आती है ऐसे स्टॉक में, और कल का हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो जब तक ये स्टॉक 887.50 के ऊपर रहता है, मुझे लगता है ये अच्छी खासी मूव देगा। 910, 915 का मेरा टारगेट होगा, शायद 920 तक जाएगा, और 887 का स्टॉप लॉस रख के काम करेगा। ओके, तो 887 का स्टॉप लॉस, लेकिन तेजी में रहेगा ये काउंटर। आप देखिए, आज 14 रुपए की बढ़त देखने को मिल रही है। ये हुआ है क्योंकि संदीप वागले इस पर बुलिश है, और ना कि क्योंकि यूबीएस था कि कोई और सिटी कह रही है कि टूटेगा काउंटर। 780 की बात कर रहे हैं। एक्चुअली वो बात जो मुझे वागले साहब की पसंद आ रही वो ये कि ऑलरेडी ये काफी
पिटा हुआ शेयर है, कहां से गिरा है, तो यहाँ गिरने की जगह कई बार क्या होता है, ये बात भी सही है कि शेयर पहले गिर जाता है, रिपोर्ट्स बाद में आना चालू होती है। लेकिन एक जो आप बात कह रहे थे सिंटेक्स वाली, वो अगर मतलब सिंटेक्स मतलब सिंटेक्स वो वाला टैक्स जो फैट टैक्स नॉट सिंटेक्स, फैट मतलब जो पिज्जा और बर्गर खाते हैं वो मोटे हो जाते हैं ऐसा, तो उसके ऊपर ये आप मेरे तरफ देख के क्यों बोल रहे हैं? अच्छा मैं आपसे मुझे एक चीज बताए, वागले साहब और संदीप जैन साहब, आप दोनों से मेरा सवाल है, चलो पिज्जा बर्गर पे अगर सरकार टैक्स लगा दे वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप जैन साहब आप ही बताएं समोसा और कचौरी पर टैक्स लगाए तो आप बर्दाश्त करेंगे और आप वड़ा पाव पे टैक्स बर्दाश्त करेंगे, ये बताइए मुझे पहले। जैन साहब आप बताइए। नहीं, मैं कचौड़ी और समोसे पे तो नहीं लगना चाहिए। देखिए इंडियंस लोग का तो बर्गर, पिज्जा और फास्ट फूड यही, और मैं तो राजस्थान से हूं, तो राजस्थान में तो हर शहर की कचौड़ी बहुत फेमस होती है। जोधपुर की कचौड़ी, फिर यहाँ पे रावत की कचौड़ी और कोटा की कचौड़ी, तो मेरे हिसाब से तो नहीं लगना चाहिए। बाकी तो देखिए फैट और ये सब तो चलते रहेंगे, लोग खाने पीने के मजे भी लेने ही पड़ते हैं। ठंड इतनी पड़ रही है तो यहाँ तो ये सब भी जिनका ये टैक्स लगाकर और दुख बढ़ाइएगा नहीं जैन साहब का। मुझे ऐसा लगता है वागले साहब के शुरू से बड़ा पाव के नाम से मुंह में पानी आ रहा है। मेरे लिए तो जरूरी है थोड़ा कम करना। चलिए, अच्छा एक और शेयर, ये तो जुबिलेंट फूड की बात है, एक और शेयर जो बड़ा एक्शन में आ रहा है, जहां पोजीशंस बढ़िया बनती हुई दिख रही, वो है यूपीएल। यूपीएल में देखिए 1.25% की मजबूती होगी, ओपन इंटरेस्ट में टॉप गेनर की तरफ बढ़ रहा है ये शेयर। केपीआईटी को छोड़ दिए, जहां पे तो ठीक है, चलिए रिजल्ट की वजह से शॉर्ट बन रहे हैं, लेकिन यूपीएल में 3% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, अच्छे मूवमेंट में नजर आ रहा है। क्या यहां पर इस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए? रजत, चार्ट्स क्या कह रहे हैं यूपीएल के, आप बताएं फटाफट। देखिए चार्ट तो ये बता रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और आज के दिन जो मूवमेंट दे रहा है ये मूवमेंट तो काफी जबरदस्त मूवमेंट है। ऑलरेडी 1.71% अप है, अभी फिलहाल 744 से लेके 748 ये रेंज को पार कर जाए तो 758, 59 तक भी जा सकता है, और इसमें आपका स्टॉप लॉस जो है वो 737 के पहले नहीं बनता है, 737 ही आपका स्टॉप लॉस होगा। अच्छा क्रिस, एक्सिस में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला और नंबर्स भी हम अनुमान यही लगा रहे हैं कि ये तिमाही खराब रहेगी। क्या अभी से आप शॉर्ट पोजीशन लेकर चलेंगे? जी ब्रॉडली यहाँ पर अगर हम टैक्सेस की बात करें तो ये ऑलरेडी हमने नीचे आई थिंक 450 से लेके 490 तक यहाँ पर हम छलांग देखिए, तो आई थिंक मेरा मानना है कि शायद अगर कोई अपसाइड है तो आई थिंक 510 तक सीमित है, आई थिंक एटलीस्ट नियर टर्म के लिए। तो आई थिंक यहाँ पर जिन्होंने पोजीशन लिया एक बार मुनाफा वसूली कर लें, क्योंकि ओवरऑल पैटर्न एनकरेजिंग नहीं लग रही है, तो हो सकता है यहाँ से वापस एक करेक्शन आए और उसके बाद फ्रेश रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन नियर टर्म के लिए आई थिंक प्रॉफिट मुनाफा वसूली आई थिंक ऊपर में ले सकते हैं। थोड़ी ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली करनी चाहिए। एक्सिस यस दोनों ही थोड़े से कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। एक्चुअली बैंक निफ्टी भी इन्हीं की वजह से मुझे लगता है थोड़ा सा लाल निशान में 25 पॉइंट नीचे, लेकिन मिड कैप शेयरों में तो तेजी बरकरार है। एक के बाद एक कई सारे मिड कैप स्टॉक्स है जो एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, जहां पर मजबूती होती दिख रही है। आईजीएल मेरे ख्याल से आज रिकमेंड किसने, आपने किया था वागले साहब? हाँ, तो यहाँ पर तेजी तो इतनी नहीं है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट जरूर 3% से बढ़ा है, यहाँ पर भी तेजी होती हुई दिख रही है। आईजीएल ये एक और स्टॉक है। यूपीएल की हम बात कर रहे थे, ये मजबूत होता हुआ दिख रहा है। टाटा कम्युनिकेशन अभी आपने रिकमेंड किया था मेहरबून सर ने, तो ये स्टॉक चल चुका है। सिंटेक्स, तो यही सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छी मजबूती दे रहे हैं, खासतौर से मिड कैप शेयरों को। एचपी, बीपी, आईओसी, इन तीनों में से एक खरीदना हो कौन सा होगा एफएनओ ट्रेडर्स के लिए? क्रिस आप बताएं। मेरा मानना है कि शायद बीबीसीएल, क्योंकि ये काफी कंसोलिडेशन के बाद ये वापस एक बढ़त की तरफ बढ़ रहा है, और मेरा मानना है कि शायद ये वापस एक न्यू टाइम लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ने की पूरी संभावना है। नियर टर्म टारगेट अगर मुझे रखना है तो आई थिंक 680 यहां तक जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, एक दो दिनों में हमने देखा ये रबर वाले प्लेस फिर से एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रबर के दाम कमोडिटी मार्केट्स में तेजी दिखा रहे हैं, हाईस पर ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। तो एलगी रबर एक काउंटर जहां पर हमने देखा है 7% की तेजी आज देखने को मिली है। ये क्या आप ट्रैक करते हैं संदीप जैन स्टॉक?
नहीं, एलजी रबर को मैं ट्रैक नहीं करता, बट ओवरऑल रबर की प्राइसेस को लेकर जो टायर्ड स्टॉक्स पे इंपैक्ट पड़ता है सर्टेनली वहां पे नजर रहती है। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से टायर्ड स्टॉक्स में पिटाई हुई थी, बट अब कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस के लिहाज से ठीक लगते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक डिमोनेटाइजेशन के दौरान वहां पे टूटत आई थी, और बट उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी था कि चाइनीज इंपोर्ट्स पे भी काफी इंपैक्ट आया, तो उसकी वजह से जो इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा एक थ्रेट था चाइनीज इंपोर्ट्स का, वो भी कम हुआ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये वापस से बाउंस बैक करेंगे, भले रबर के प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहे। ओके, तो ये है आपके लिए राय इन तमाम शेयर पर। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। एक्चुअली बैंक निफ्टी कमजोर है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस ब्रेक के दौरान मैं वागले साहब, मेहरबून सर और संदीप जी, क्रिस सर से, रजत सर से पूछता हूँ कि और कौन से स्टॉक्स है। कुछ स्टॉक्स तो मुझे दिख रहे हैं एक्शन में जहां पर कोई ट्रेड बन सकेगा। तो ब्रेक के बाद तुरंत हम आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। बड़ा सुस्त सा कारोबार है बाजार में, बड़ी डायरेक्शन की तलाश में, न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है, लाल हरे निशान के बीच में झूलता हुआ 8,400 के ऊपर निकला नहीं, नीचे गया नहीं है, 8,425 के ऊपर टिका नहीं, तो मुश्किल से 20 पॉइंट की रेंज में कारोबार किया। हाँ, बैंक निफ्टी जरूर थोड़ी सी कमजोरी के संकेत दे रहा है, उसी की वजह से दबाव बन रहा है। आप देखिए बैंक निफ्टी दिन के लो पॉइंट पर 75 पॉइंट के नुकसान के साथ आता हुआ दिखा है, लेकिन उसके बावजूद एक बैंक जो मजबूत दिख रहा है, इनफैक्ट दो बैंक, एक तो फेडरल बैंक जो आज नतीजों के पहले मजबूत है, और दूसरा आईडीबीआई बैंक, ये लेकर आना चाहिए आपके सामने। आईडीबीआई बैंक में थोड़ी पोजीशन बनती हुई दिख रही है मेरे काउंटर, मेरे यहाँ पर सिस्टम पर। ओ, मेरा सिस्टम हैंग हो चुका है। आप आईडीबीआई बैंक देखकर बताएं। आईडीबीआई बैंक अनिल अभी देखा था कुछ देर पहले, यहाँ पर करीब 1% तक की तेजी बनती हुई दिखाई दी है। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर अब ऐड होता हुआ करीब 3-3.5 लाख शेयरों का एडिशन आज सुबह में देखा गया है। संदीप बताइए, क्या स्पाइक दिखाएगा अब आगे? 75-50 के ऊपर सस्टेन करता है तो मैं समझता हूँ ले सकते हैं इसको विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 50, वैसे टारगेट ऑफ मे बी 1.5 रुपीज। ओके, तो आईडीबीआई बैंक एक्चुअली मुझे लगता है हर्षदा इस बैंक के लिए कुछ अच्छी खबरें आ सकती है। संदीप जैन साहब, आपसे राय लेना चाहूंगा, क्योंकि सरकार कई बार, वित्त मंत्री जी खुद भी बोल चुके हैं कि आईडीबीआई बैंक को वो स्ट्रेटेजिक सेल करना चाहते हैं। खबरें ये भी चल रही थी शायद आईएफसीआई कोई बड़ा इन्वेस्टर यहाँ पर एक साइजेबल स्टेक खरीद सकता है, और उससे पहले अगर ये जो 25,000 करोड़ का सरकारी बैंकों को पैसा देने की बात है कैपिटलाइजेशन की, वो दे दी जाए, और आईडीबीआई बैंक को तो मिलेगी पक्के तौर पर, और एनपी की समस्या अब धीमे धीमे सुलझ तो रही, तो 90, 50, 100 रुपए के आसपास की वैल्यू बन जाए इस बैंक में। क्या कहेंगे आप? एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है 3-6 महीने के व्यू से आईडीबीआई बैंक, या ट्रेडिंग के लिहाज से भी खरीदना चाहिए? देखिए, इन सारी न्यूज को लेकर सर्टेनली आईडीबीआई बैंक कई बार ऊपर गया है और कई बार फिर मार्केट के साथ नीचे भी आया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इन भाव पे बुरा नहीं है ये स्टॉक, और बिल्कुल लेके चलना चाहिए। कहीं ना कहीं डाउनसाइड रिस्क कम लगती है, और जो सरकार का जो ये 25,000 करोड़ वाली चीज भी है, और फिर दूसरे इन्वेस्टमेंट्स और स्ट्रेटेजिक सेल आईडीबीआई बैंक में कम से कम 1.5 साल 2 साल हो गए इस चीज को चलते हुए, बट स्टिल आई फील कि इस स्टॉक में बिल्कुल दाव लगाना चाहिए। और मेरे हिसाब से देखिए, एक्सिस बैंक एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वैसा ही हो सकता है कि आने वाले सालों में आईडीबीआई भी एक ऐसा एग्जाम्पल बन जाए। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में जो निवेश कर रखे हैं वो निवेशित रहें, और जिनको लेना है हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन आए बैंक निफ्टी में, तो अगर नीचे मिले तो ठीक है, बाकी इट्स अ गुड लेवल टू एंटर। हो गया सर। वागले साहब, क्या स्माइल आ रही है आपके चेहरे पे? वहां पर जाकर अभी वापस 75-40 है। क्या लेवल दिया था आपने? मैंने 75-50 के लेवल दिए थे, बट मुझे लगता है तैयारी है तोड़ने की। हो जाएगा। हाँ, तो एक 50 पैसा जो कि 75 के नीचे 5 पैसे का स्टॉप लॉस रखे, और 77-50 का टारगेट होगा। ओके। अब अनिल, यहाँ पर ये जो एग्री थीम है ना, वो भी काफी एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। यूपीएल आपने आइडेंटिफाई किया था कुछ देर पहले। कावेरी सीड्स एक स्टॉक है जहां पर फिर तेजी बनती हुई, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में एक अच्छा स्पाइक आया 4-4.5% तक का, करीब 1.5 लाख शेयरों का एडिशन होता हुआ। फर्टिलाइजर कंपनियों में नागार्जुना काउंटर्स जैसे काउंटर्स हैं जो हरकत में हैं। मेहरबून, आपकी राय क्या रहेगी, क्योंकि ये सेक्टर आपको पसंद है, शायद बजट का प्ले रहेगा, लेकिन इसमें किस तरह के शेयर, कौन सी कंपनियां? आई थिंक 2 कंपनी को मैं कहूंगा, बट हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मार्केट हम सबसे होशियार और शाना रहता है, और एवरीथिंग इट डिस्काउंट्स, पुट्स इट इन वैल्यूएशन, एक्सपेक्टेशंस गो अप, सो दैट कुड बी द केस, बट ये सेक्टर डेफिनेटली फोकस में रहेगा, एंड मार्केट जानता है, मार्केट हैज ऑलरेडी रिवॉर्डेड सम ऑफ द स्टॉक्स, बट फिर भी एट द प्रेजेंट लेवल आफ्टर द रन अप व्हिच वी हैव सीन, दो स्टॉक्स
निकल कर आते हैं वो है GSFC एट नंबर 1 एंड चंबल फर्टिलाइजर्स एट नंबर 2. ये दोनों स्टॉक ये सेक्टर में आई स्टिल प्रेफर एट द प्रेजेंट लेवल्स व्हाइल स्टेटिंग दैट दे कैन करेक्ट. एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में लार्ज पार्ट ऑफ द ट्रेडर्स and majority of people in the market are traders, they have built positions in the stocks with the intention of selling it off. So I'm not saying the stock should be bought in a hurry for the short term, but at this level, अगले 6-8-9 महीने में I think GSFC certainly and maybe Chambal also should still give you decent returns. कावेरी सीट पर रजत आपकी क्या राय रहेगी? नहीं, मेरे ख्याल में रजत हमारे साथ नहीं है, अभी संपर्क नहीं है. क्रिस, क्या आपने नोटिस किया है इस मूव को? हाँ हर्षद, आई थिंक कावेरी सीड्स एक नियर टर्म यहाँ पर अप ट्रेंड पे है और मेरा मानना है कि शायद मॉडेस्ट अगर आप टारगेट पकड़ के चलो तो आई थिंक 485 यहाँ तक जाने की संभावना है. तो आई थिंक वहां पर एक मुनाफा वसूली करते हैं क्योंकि ये भी प्रोन टू सेल ऑफ. सो आई थिंक कोई भी ऊपर एक अच्छा लेवल मिले तो एक बार एग्जिट करना बेहतर रहेगा. वागले साहब का IDBI बैंक लेवल क्रॉस हो गया है. वागले साहब हो गया है, थम्स अप आ रहा है आपका. नहीं, मुझे कावेरी सीड्स भी कावेरी सीड, अच्छा कावेरी सीड के लिए थम्स अप आया है. लेकिन कावेरी सीड को रिकमेंड करने में डर नहीं लगता आप लोग? डर लगता है. तो वो कॉशन स्टॉप लॉस पहला डाल के काम करना चाहिए. 480 के नीचे जाएगा तो ये स्टॉक तो आप छोड़िए ना, तो जिसमें डर कम लगता है वो काम करे. IDBI बैंक के टारगेट सब वापस एक बार और रिवाइज स्टॉप 7750 का टारगेट है. ये तो आज का है. हाँ, ये इंट्राडे है. अभी 7610 है, मैंने 7550 पे हमने बात की थी. तो अभी 7530 का स्टॉप लॉस रखे. तो किसी ने 7550 पे लिया, आप सिर्फ 20 पैसे का रिस्क ले रहे. और 7750 आता है तो आज बुक करे, अच्छा कर. और ये तो आज का छोड़िए, थोड़ा लंबा बताइए. पोजिशनल व्यू पे 80-81 का व्यू बनता है क्योंकि ये फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है डेली वीकली. तो 81 का मेरा टारगेट होगा, लेकिन उसमें 1-2 हफ्ता जा सकता है. ठीक है, 1-2 रुपए के लिए क्या लेना है, फिर कम से कम 5-7-10% बने. लेकिन तो जो 8000 का लॉट लेता है उसके लिए, हाँ, उसके लिए 1.5 रुपया बहुत एज ए ट्रेडर. फिर तो ठीक बात है. हमें लॉट वोट की साइज हमें पता नहीं होती एक्चुअली, क्योंकि हमारे यहाँ तो खाली प्राइस आती है तो ये पता रहता है कि क्या प्राइस है. तो चलिए, प्राइस तो अच्छी, प्राइस एक्शन तो अच्छा होता हुआ दिख रहा है. बढ़िया है, बेहतरीन है, कोई दिक्कत की बात नहीं. अच्छा, एक सोचा था, रजत सर हैं क्या? रजत सर नहीं है, चलिए कोई बात नहीं. निफ्टी बैंक निफ्टी पर एक क्या ट्रेड लेना चाहिए, फिर जो बैंक निफ्टी पे खासतौर से जिनकी तेजी की पोजीशन है, क्रिस ये बताया, आज एक्सपायरी भी है वीकली वाली बैंक निफ्टी की, स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? जी, ब्रॉडली अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो आई थिंक 19,100 के आसपास, 19,000 नहीं, आप आई थिंक 19,050 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं क्योंकि उस लेवल से एक ब्रेकआउट दी थी आई थिंक 3-4 दिन पहले. तो वो बेहतर रहेगा और आई थिंक पोजीशंस होल्ड ऑन कर सकते हैं. ओके, चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे. हमारे सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ है. बाजार भले ही बहुत तेजी से भाग नहीं रहा, लेकिन बनने वाले शेयरों की तादाद बेहतर है. 870 मजबूत, सिर्फ 550 कमजोर. ब्रेक के बाद भी आपके लिए आखिरी 10 मिनटों में ट्रेडिंग के और मौके. बने रहिए हमारे साथ. बैंक निफ्टी अगर कमजोर नहीं होता तो बाजार की तरफ से शायद ज्यादा बेहतर होती है. 0.5% के आसपास बैंक निफ्टी की कमजोरी है. उसके बावजूद सेंसेक्स हरे निशान में, निफ्टी एकदम फ्लैट है. मिड कैप इंडेक्स एकदम शांत कारोबार करता हुआ दिख रहा है. एक और स्टॉक जो एक्शन में आने की तैयारी कर रहा है, होगा कि नहीं होगा वो तो वागले साहब बताएंगे. वोल्टास, मैं इसलिए कह रहा हूं वागले साहब, वोल्टास में देखिए ओपन इंटरेस्ट, अच्छा स्टॉक 0.5% ही ऊपर है, कोई खास नहीं चला है वोल्टास, लेकिन पोजीशंस बनती हुई दिख रही है. 3.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ नजर आ रहा है मेरी स्क्रीन पर. वोल्टास में कितना बड़ा है ओपन इंटरेस्ट? लगभग 1.5 लाख शेयरों से. ओके, तो यहाँ पर एडिशन होता हुआ दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट का. चार्ट्स पर कोई सिचुएशन है वोल्टास के लिए, कोई तेजी की तरफ कोई ट्रेड लिया जा सके? अनिल जी, 52 के ऊपर निकलता है जो कि अभी निकल गया. ट्रेड ले सकते हैं. 49.50 का स्टॉप लॉस और आज के लो का स्टॉप लॉस, आज के लो का स्टॉप लॉस 5 पैसे नीचे. और अपसाइड में मैं 57-58 की बात करूंगा. तो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है. बढ़िया है ना, रिस्क मतलब लिया जा सकता है. क्योंकि देखिए भेल वेल जिस तरह से चले हैं, अल्टीमेटली सेक्टर तो सेम ही है, कैपिटल गुड्स वाला निकल गया.
52.25 पे हमने बात की थी, अभी 54 हो गया, तो मतलब ब्रेकआउट आ गया है, या आपने करवा दिया, जो भी बोलिए। नहीं, वो तो आपके चार्ट हैं, हमें तो चार्ट देखना आता नहीं। 58 तक का तो मुझे टारगेट लगता है। सेम चीज जो आप IDBI भी बोल रहे थे, आपने 75.5 के ऊपर बोला जैसे चलेगा, और आप देखिए उस तरह से एक अच्छी, बिल्कुल। तो चलिए, तो यहाँ पर 57, 58 के टारगेट आपके लिए बनते हैं, ये राय है इस वक्त। ओके, बढ़िया तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है, बाजार धीमे धीमे ऊपर जाने की कोशिश करते हुए तो दिख रहे हैं इस वक्त, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन माइंट्री ये 1.5% कमजोर है नतीजों से पहले। संदीप जैन साहब, कोई राय है आपकी? देखिए, मैं बहुत ज्यादा बुलिश वैसे इस सेक्टर पे नहीं हूं, तो मैं, हालांकि कुछ साल पहले मैंने ये स्टॉक रेकमेंड किया हुआ आपके चैनल पे और आपके शो में ही, बट अब जिस तरीके से बाकी जो दिग्गज स्टॉक्स है वो भी मुझे अब सस्ते लगने लगे हैं, तो मेरा ध्यान वहां पे जाता है। बल्कि मैं अब कहीं ना कहीं अगर थोड़ा और टूटता तो इन्फोसिस पे ध्यान दूंगा और TCS पे ध्यान दूंगा, रादर देन मिड कैप IT स्टॉक्स। आई फील कि सर्टेनली नर्वसनेस है मार्केट्स में, प्योरली बिकॉज ऑफ द ट्रम्प फैक्टर, बट कहीं ना कहीं वो भी पैन आउट होगा, ईज आउट होगा ओवर द पीरियड। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं कि इन लार्ज कैप स्टॉक्स पे बिल्कुल ध्यान दें। संदीप, क्योंकि आप लार्ज कैप की बात कर रहे हैं, एक शेयर जो मेरे रेडार पर है वो है टाटा मोटर्स। अब इसमें क्या स्थिति उभर कर आएगी, क्योंकि देखिए एक और नई गाड़ी का लॉन्च हेक्सा, और इससे भी उम्मीदें हैं कि ये शायद मार्केट शेयर कुछ गाना करे। मुझे याद है टियागो, इनकी जो प्रीवियस गाड़ी थी, उसको काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला और सेल्स में भी काफी मददगार साबित हुई थी। अब क्या आपको लग रहा है हेक्सा का कुछ इम्पैक्ट रहेगा, या फिर ये ऑफकोर्स JLR की स्टोरी है अनडाउटेडली, लेकिन यहां से आगे क्या रिटर्न्स दिलाएगा शेयर? देखिए, वो जो फॉरेन मूवीज है वो तो चलती है टाटा मोटर्स की, सर्टेनली JLR और वो, बट जो इंडियन मूवीज आती है, जो भी है हेक्सा या ये सब, देखिए वेरी फ्रैंकली बहुत ज्यादा तो ध्यान जाता नहीं है, बट चूंकि आजकल जो कैब एग्रीगेटर्स है उनकी वजह से थोड़ा बहुत ये जो ऐप बेस्ड जो भी ओला बोल लीजिए, उबर बोल लीजिए, उनकी वजह से आजकल डिमांड का पता नहीं चल रहा, वहां से भी बहुत बड़ी डिमांड आती है, टैक्सी की डिमांड है। बट मुझे नहीं लगता कि कंजम्पशन के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए बहुत कोई लेता, बट हेक्सा सर्टेनली एक हाइब्रिड वो है, तो सर्टेनली थोड़ा बहुत डिमांड आ सकता है, बट आई डोंट थिंक कि इतनी बड़ी बैलेंस शीट पे इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा। अगर इंडिया में पड़ना है तो वो हेवी कमर्शियल व्हीकल्स की वजह से टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स पे फर्क पड़ेगा। सो आई फील, बट स्टिल टाटा मोटर्स की एक खास बात है कि सारे जो इंडेक्स स्टॉक्स है उनमें से सबसे अट्रैक्टिवली वैल्यूड स्टॉक है, एंड सर्टेनली इट्स अ गुड बाय, और इन लेवल्स पे कोई बुराई नहीं है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल लेके चलना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में भी कहीं ना कहीं रिटर्न्स दे सकता है। अच्छा, अगर बाजार कमजोर हुआ तो एक सेक्टर जो तेजी से गिर सकता है वो है टायर। आप देखिए, आज तमाम टायर शेयरों में शॉर्ट पोजीशन बनने के सब संकेत दिख रहे हैं। सीएट देखिए, सीएट 1.5% कमजोर है, 4.5% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है। अपोलो देखिए 1% कमजोर है, हालांकि यहाँ ओपन इंटरेस्ट ज्यादा नहीं बढ़ा है। एमआरएफ भी 1.25% कमजोर है। तो ये, और आज मेरी रिपोर्ट पर दिक्कत तो वही है कि टायर रबर के दाम जिस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं, जो हर्षदा अभी आप बात कर रहे थे कि रबर स्टॉक के लिए तो अच्छा है, लेकिन टायर के लिए बड़ा मुश्किल भरा मामला है। तो रिपोर्ट भी ये कह रही है कि फुटवेयर और टायर ये दोनों इंडस्ट्री ऐसी है जिनके लिए मुश्किल भरा वक्त है। तो क्या सीएट शॉर्ट का एक मौका दे रहा है, या थोड़ी देर हो चुकी है, या यहाँ से शॉर्ट में वागले साहब कितना नीचे जा सकता है? पोजीशन तो बन गई आज इसमें। नहीं, बिल्कुल शॉर्ट का मौका दे रहा है अनिल जी। एक तो आज ओपन हाई है 1210 रुपए 20 पैसा, तो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। सेकंड पॉइंट 1197 जो कल का लो है उसको ब्रेक किया है, तो 1186 कोई भी 5-7 रुपए की अपसाइड मूव है, यहां पर भी शॉर्ट करे, जो मल्टीपल लॉट्स करता है तब तक शॉर्ट करे। आपका स्टॉप लॉस 1210 के ऊपर होना चाहिए, और ऑन द डाउन साइड मैं समझता हूं कि 1140 तक का मुझे दिखता है। 1140? 4% की बात है, तो आज और कल में हमें 45 रुपए दिख रहा था परसेंट के हिसाब से, ठीक है। तो मतलब बेसिकली दो रीजन है, एक तो ओपन हाई बराबर है जो आप देखते हैं, दूसरा कल का लो क्या बताया था आपने? 1197.65। अच्छा, एक काम क्यों नहीं कर रहा फिर, स्टॉप लॉस 1210 के बजाय कल के लो का? वो भी कर सकते हैं, बट कभी कभार वो क्या इंट्राडे में ट्रिगर होके फिर मुंह आता है शेयर थोड़ा, अगर हमको 40 रुपए दिखता है तो हम 15 रुपए का 20 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आइडिया, तो ये 1140 तक फिसलने के लिए तैयार है। आपको बताया वागले साहब सीएट की चाल तो कितनी मजबूती से अच्छे तरीके से पकड़ते हैं, तो सीएट के स्टॉक पर रखिएगा नजर, जहां पर कमजोर सीएट है, अपोलो, एमआरएफ, ये तो जा रहे हैं सारे स्टॉक्स, तैयार होते दिख रहे हैं कमजोरी के लिए। तो अगर बाजार कमजोर हुआ तो ये गिरने में आगे रह सकता है, ये बात साफ है।
वागले साहब से तो विदा लेंगे ही, संदीप जैन साहब, क्रिस सुब्रमण्यम साहब, रजत बोस साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए और पहला सौदा में हमारे दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। बजट बस आने ही वाला है और हर साल की तरह इस बार भी बजट पर सबसे बड़ी कवरेज और सबसे गहरा विश्लेषण आप देख सकते हैं सिर्फ CNBC आवाज पर। बजट में क्या किया जाए कि बाजार से लेकर इंडस्ट्री और आम लोग खुश और साथ ही पूरी अर्थव्यवस्था भी सुधरे, यही सवाल हम आज दिग्गजों से पूछ रहे हैं। BCG यानी कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एशिया पैसिफिक चेयरमैन जन्मेजय सिन्हा का कहना है कि इस बजट से उन्हें देश के सभी युवाओं को डिजिटल अभियान से जोड़े जाने की उम्मीद है। देखिए जन्मेजय सिन्हा के बिग बजट आइडियाज। तो मुझे लगता है सबसे भारी बिग आइडिया है कैसे भारत डिजिटल अपार्थाइड जो है उसको ब्रेक करे और पूरे जवान भारत को जो मोदी साहब बोले थे 2014 में, कैसे सब लोग को भारत को कैसे डिजिटाइज कर दें हम लोग। तो इसके लिए सब लोग को स्मार्टफोन चाहिए। ये मेरा बिग आइडिया है फॉर द बजट। तो दिशा की तलाश में बाजार, थोड़ी सुस्ती का माहौल है लेकिन बहुत कमजोरी और वैसा कुछ नहीं। 8,400 को अब तक होल्ड किया है निफ्टी में। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर क्योंकि ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग प्रियंका संभव के साथ। नमस्कार।